Myself, Dr. Pradeep Pandey, Biology Faculty, Motion Education Private Limited, कोटा, एक्सपीरियंस 2 years। और आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ macromolecules into to micromolecules। मीन्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमने फूड के थ्रू इनटेक किए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो जो है अनअब्जॉर्ब फॉर्म है, तो वो जो ब्लड वेसल में डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो वो कार्बोहाइड्रेट किसमें अब्जॉर्ब हो जाए? तो कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च को अब्जॉर्बेबल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसी तरीके से प्रोटीन को जो हमने फूड में इंटेक किया है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड जो कि अब्जॉर्बेबल फॉर्म है उसमें जो है माइक्रोमोलिक्यूल में क्या कर दिया जाए? कन्वर्ट कर दिया जाए। इसी तरह से फैट या लिपिड को उसको अब्जॉर्बेबल फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्यों? ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अब्जॉर्ब हो रहा हो ब्लड वेसल में, तो इजीली क्या कर सके? अब्जॉर्ब हो सके। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जैसे हमने पढ़ा कि सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर के जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वैसे ही ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मेन पार्ट तो एक है एलिमेंट्री कैनाल जिसमें ऑर्गन्स की सीरीज है, और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि सिक्रीशंस के थ्रू डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल और उसके ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम लोग आज डील करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और उनके सिक्रीशंस हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और उसके जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गन जो होगा वो हम लोग माउथ के बारे में बात करेंगे, माउथ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माउथ में ही जो है बकल कैविटी, ओरल कैविटी आ जाएगी, वेस्टिब्यूल आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फेरिंक्स की। फेरिंक्स क्या है? बकल कैविटी के बाद आने वाला जो फनल शेप स्ट्रक्चर है 12 सेंटीमीटर का, जो कि कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है फूड के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। और फेरिंक्स जो कि खुलता है ईसोफेगस में, जो कि लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है 25 सेंटीमीटर का। तो ईसोफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, जो कि हाईली मस्कुलर है। और ईसोफेगस के बाद में जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है डायफ्राम के थ्रू होकर के, वो होती है कहाँ पर? स्टमक में, जो कि मेन रिजर्वायर ऑर्गन है जहां पर फूड जो है स्टोर होता है कुछ समय के लिए, 2 घंटे से 6 घंटे लगभग। तो वहां पर, और वहां पर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू, स्टमक की ग्लैंड के थ्रू कुछ क्या होते हैं वहां पर जो है प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है, थोड़ा बहुत लिपिड का भी होता है। तो इसके बाद में फिर जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम 3 पार्ट में बटा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ओवर द एलिमेंट्री कैनाल भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग हिस्टोलॉजी भी पढ़ लेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, यानी गट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी? माउथ की। हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। तो जो माउथ होता है वो एक ट्रांसवर्स स्लिट है जो कि अपर और लोअर लिप के द्वारा क्या है? कवर्ड है। और इसके बाद में इसके 2 पार्ट हैं, एक है वेस्टिब्यूल और दूसरा पार्ट है ओरल कैविटी, जिसे हम लोग बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम लोग वेस्टिब्यूल की बात करें तो वेस्टिब्यूल क्या है? जो लिप और टीथ या लिप और गम के बीच की जो जगह है, तो जैसे गुटखा खाने वाले, टबैको खाने वाले लोग जो है अपना यहां पर क्या रख लेते हैं? टबैको रख लेते हैं। तो स्पेस बिटवीन लिप एंड गम्स, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। और जो ओरल कैविटी होती है, गम्स, और जो ओरल कैविटी होती है, जो बक्कल कैविटी हम कह रहे हैं, जो
माउथ के अंदर की जो कैविटी होती है उसकी लाइनिंग होती है, तो वो ओरल कैविटी मेनली किसके थ्रू लाइन होता है? वो लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू लाइन होता है। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? जो मल्टी लेयर होते हैं, मल्टीपल लेयरिंग होती है यहां पर, उसे स्ट्रेटिफाइड कह देते हैं, मल्टी लेयर। और जो स्क्वैमस होती हैं वो फ्लैट सेल्स होती हैं, जो पेवमेंट सेल्स होती हैं, टाइल्स जैसी सेल्स होती हैं वो। और एपिथेलियम का मतलब जो आउटर कवरिंग की सेल होती है। तो ओरल कैविटी जो है मेनली लाइन किसके थ्रू होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। और जो ओरल कैविटी का जो पूरा का पूरा लाइनिंग है, अबव, डाउनवर्ड, साइडवाइज, तो ये ओरल कैविटी लाइन अबव बाय, यानी कि इसकी जो छत है ओरल कैविटी की, जो रूफ है, वो कौन बनाता है? पैलेट बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? पैलेट। और जो उसका जो फ्लोर बनाता है, जो नीचे साइड में ओरल कैविटी का जो नीचे जो थ्रोट है वो बिलो, तो एक ओरल कैविटी लाइन बिलो बाय थ्रोट है। और वहां पर कौन स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट दे रहा है, फ्लोर कौन बना रहा है? वो बना रहा है कौन? टंग। कौन बना रहा है? टंग बना रहा है। और जो साइड है ओरल कैविटी लाइन साइडेड बाय, तो साइड में कौन है? जा बोन्स प्रेजेंट है। और इन जा बोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो जा बोन्स बियर्स, तो जा बोन क्या बियर करते हैं? टीथ। तो मेनली हमको माउथ में टंग और टीथ, यही दो चीजें डील करते हैं खास तौर से। इसके अलावा जो ओरल कैविटी का फ्लूइड भी होता है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू जो है सिक्रीट किया जाता है, जैसे सलाइवा के नाम से जानते हैं। और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं खास, जैसे सैलिवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन ये पार्ट जो है जब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको ले लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग टंग और टीथ पर फोकस करते हैं। तो जो टंग है ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये मस्कुलर है, मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है, ये मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है, सेंसरी है। सेंसरी का मतलब कि इनमें टेस्ट बड पाए जाते हैं, वो अलग अलग टेस्ट को सेंस करते हैं, तो ये सेंसरी भी है। और वॉलंटरी भी है, मूवेबल भी है, तो हमारी इच्छा के अनुसार टंग यहां वहां, तो ये वॉलंटरी भी है। तो जो टंग का स्ट्रक्चर है मेन, अगर हम टंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो टंग के स्ट्रक्चर पर क्या होते हैं कि टंग में जब अपर सरफेस होता है टंग का, वो जो है ढेर सारे पैपिली के थ्रू, ढेर सारे इसमें पैपिली होते हैं, इनमें पैपिली और बड्स, ये सल्कस टर्मिनालिस है, और इनमें ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? पैपिली, जो यूनिफॉर्मली स्मॉलेस्ट होते हैं और जो सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली, इसको कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। दूसरे पैपिली होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, लेकिन टर्मिनल प्रॉक्सिमल रीजन में एंटीरियर टंग पे सबसे ज्यादा होते हैं, और ऑल ओवर द टंग भी थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से जो पिंकिश कलर होता है टंग का, वो होता है। ऐसे पैपिली को क्या बोलते हैं? फंगीफॉर्म पैपिली। क्या बोलते हैं? फंगीफॉर्म पैपिली। ये पिंकिश कलर प्रोवाइड करते हैं। और जो फिलीफॉर्म है ये स्मॉलेस्ट है और नंबरस है, सबसे ज्यादा और सबसे छोटे। और फंगीफॉर्म क्या करते हैं? पिंकिश कलर प्रोवाइड करते हैं किसको? टंग को। और इसके बाद जो तीसरे टाइप के जो पैपिली होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो फोलिएट होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, इसे कहते हैं फोलिएट पैपिली। क्या कहते हैं इसे? फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली क्यों कहते हैं? फोलिएट का मतलब होता है, फोलिएट मतलब होता है लीफ लाइक। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये अर्ली चाइल्डहुड में डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि ये होते हैं कैसे? वेस्टिजियल, यानी कि अब ये काम्य नहीं होते, बहुत ही मतलब ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेस्टिजियल पैपिली होते हैं। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़े पैपिली होते हैं, स्फेरिकल लार्ज, ये सर्कमवैलेंट पैपिली होते हैं, जो सर्कस टर्मिनालिस के लाइन में होते हैं। ये होते हैं क्या? सर्कमवैलेंट पैपिली या वैलेंट पैपिली भी नहीं कहते हैं।
जो कि लार्जेस्ट होते हैं, और ये बहुत ही कम होते हैं, 8 से 12 ही होते हैं, ये लार्जेस्ट होता है। इसके अलावा जो टंग होता है, टंग की जो सरफेस होती है, इसमें टेस्ट बड होते हैं, और ये टेस्ट बड क्या करते हैं, ये कुछ एरियाज जो है डिनोट करते हैं जहां पर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं खास तरीके के टेस्ट के लिए। जैसे जो एंटीरियर पोर्शन होता है ये स्वीट को सेंस करता है, यहाँ के टेस्ट बड होते हैं, खासतौर से स्वीट के लिए टेस्ट बड यहाँ पर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। और जो स्वीट के पीछे साइड वेज में दोनों ओर होते हैं, ये एरिया इसके लिए होता है, ये साल्ट को परसीव करने वाले बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो जो साल्ट को परसीव करने वाले टेस्ट बर्ड हैं, ये ओवरलैप करते हैं स्वीट के साथ कुछ मात्रा में, और इसके बाद इसके पीछे कौन होते हैं, सार, खट्टापन को, और जो सबसे पीछे पोस्टीरियरली कौन प्रेजेंट होते हैं, बिटर। तो बिटरनेस के लिए, तीखेपन के परसीव करने के लिए जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहां पर, पोस्टीरियरली। अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि जो टंग का अटैचमेंट होता है वो नीचे हेड बोन से होता है, और फिर भी जो फ्लोरा ऑफ माउथ में जो अटैचमेंट होता है वो ये फ्रेनुलम, जो फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम लिंगुई बोलते हैं, लिंगुआ मतलब होता है टंग, तो फ्रेनुलम लिंगुई से जो है टंग जो है क्या होता है, अटैच होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जा बोन्स की, जो भी साइड, जो ओरल कैविटी की साइडिंग होती है, जो साइड होता है वो लाइन होता है किससे, वो जा बोन्स वहां पर होते हैं, और जा बोन्स के सॉकेट में कौन फिट होते हैं, टीथ। अब चूंकि टीथ जो होते हैं वो जा बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, इस वजह से जो ह्यूमन टीथ का जो पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जा बोन। तो ये चूंकि जा बोन्स के सॉकेट में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ह्यूमंस के टीथ की, वो डाइफायोडॉन्ट होते हैं। क्या होते हैं, डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट का मतलब क्या होता है कि इनके पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ का मतलब क्या होगा कि एक होते हैं दूध वाले दांत, जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, या इसी को डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, गिरने वाले टीथ, डेसिडुअस भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं परमानेंट सेट या परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि टीथ के टाइप कितने होते हैं, तो ये इसी वजह से इनमें 4 तरीके के टीथ होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोडॉन्ट। हेटेरो मींस होता है डिफरेंट, और डॉन्ट मींस होता है क्या, दांत। तो हेटेरो मींस होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट तरीके के दांत होते हैं ह्यूमन बींग्स में। वो कौन कौन से हैं, वो हैं, पहला है इंसीजर, दूसरे हैं कैनाइन, तीसरे हैं प्रीमोलार, और चौथे हैं मोलार। तो आप ध्यान दें, इंसीजर जो होते हैं फ्रंट वाले जो आगे सामने दिख रहे हैं चौड़े चौड़े, ये कटिंग और बाइटिंग के लिए जो बने होते हैं, एडॉप्ट होते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग, ये इनका मेन फंक्शन है। और जो कैनाइन होते हैं वो कैनिडी फेरिडी, जैसे कुत्ता बिल्ली वाली फैमिली में शेर आदि के पास जो न्यूक्लियर होते हैं, जो छेदने फाड़ने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, वो कैनाइन टीथ होते हैं। इनका काम क्या है, टीयरिंग एंड पर्सिंग। प्रीमोलार और मोलार ये दोनों ही ग्रिंडिंग क्रशिंग के लिए होते हैं। तो ग्रिंडिंग करना, कुचलना, क्रश करना, ग्रिंडिंग, क्रशिंग। और जो मोलार होते हैं वो भी ग्रिंडिंग एंड क्रशिंग करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, मैस्टिकेशन भी करते हैं, मतलब तोड़ करके मिक्सअप करना, मैस्टिकेशन का काम भी ये करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने दांत के टाइप देख लिए। लेकिन जो सॉकेट है, जो जा है, मान लीजिए ये अपर जा है और ये लोअर जा है, तो इसमें जो डेंटल पैटर्न है, जिस तरह से दांत इसमें एम्बेडेड है, तो अपर जा हो या लोअर जा हो, तो हाफ ऑफ अपर और लोअर जा में जो प्रेजेंट टीथ हैं उनकी गिनती अगर अपन कर लेते हैं तो उस बेसिस पे हम ये पता कर लेंगे कि डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो अब देखें यहां पर इंसीजर कितने होते हैं, 2, और कैनाइन कितने होते हैं,
1। प्रीमोलार कितने होते हैं? ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग में प्रीमोलार होते हैं 2 और मोलार कितने होते हैं? 3। तो 1/2 ऑफ द लोअर डायमीटर कितने हुए? तो अदर हाफ जाम में भी वही होंगे और अपर हाफ, दोनों हाफ में वही होंगे, तो इसका 4 टाइम्स सारे के सारे टिक्स हो जाएंगे। तो एडल्ट के ह्यूमन बीइंग्स के जो एडल्ट है, एडल्ट में जो डेंटल फार्मूला होगा वो क्या होगा? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। मतलब क्या है कि ये इंसीजर है 2, कैनाइन है 2, प्रीमोलार है 2, कैनाइन है 1, प्रीमोलार है 2 और मोलार है 3। तो हाफ ऑफ लोअर जा में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। लोअर जा में भी यही है, ये अपर जा, ये लोअर जा, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर 2 1 3 3 2 5 5 3 8 और 8 2 जा 16, तो अपर जा में 16, लोअर जा में 16, तो ओवरऑल एडल्ट के कितने दांत हो गए? एडल्ट के दांत हो गए 32। लेकिन अगर हम यही बेबी में बात करें, बच्चों में बात करें, चिल्ड्रन में बात करें, तो छोटे बच्चों में क्या होने वाला है? उनमें प्रीमोलार प्रेजेंट नहीं होते, तो उनका डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा? 2102 2102। माने इंसीजर होंगे 2, कैनाइन होगा 1, प्रीमोलार 0 होंगे और मोलार में विजन टीथ नहीं होगा, तो 3 की जगह पे 2 ही होंगे। इस तरीके से 2102, तो 2 1 3 3 2 5 और 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20, यानी दूध के दांत 20। इस तरीके से डेंटल फार्मूला भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, वो होगा हमारा क्या? फेरिंग्स। तो एक बार इसी में हम लोग जो है रिवीजन मार लेते हैं क्या कि फेरिंग्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे हम लोगों ने पढ़ क्या लिया। हम लोगों ने माउथ में वेस्टिब्यूल पढ़ा। वेस्टिब्यूल क्या था? वेस्टिब्यूल लिप और गम के बीच का स्पेस था जहां पर खैनी आदि रखने वाले रखते हैं। टंग के जो स्पेस थे उसमें टेस्ट बड भी पाए जा रहे थे और पैपिला भी पाए जा रहे थे। जो टेस्ट बड थे वो सीड, साल्ट, सोर और बीटर को डिनोट कर रहे थे और जो टेस्ट बड्स थे वो तो सीड, साल्ट, सोर, बीटर, और जो पैपिली थे जो टंग की सरफेस में प्रेजेंट थे वो कितने टाइप के थे? वो फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और वैलेट और फोलिएट। फोलिएट क्या था? वेस्टिजियल था। टूथ में भी हमने पढ़ा कि वो हेटेरोडोंट थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। फेरिंग्स की अब हम लोग बात करें तो फेरिंग्स क्या होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है और ये जो है 12 सेंटीमीटर का है। और है क्या ये? फनल शेप स्ट्रक्चर है और फनल शेप स्ट्रक्चर है और क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड क्या करता है? ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। किसको कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड कॉमन पैसेज फॉर फूड, ड्रिंक, फूड, वाटर एंड एयर के लिए क्या करता है? कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन? फेरिंग्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके? नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और तीसरा कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। तो आप देखें जैसे एक नॉर्मल ये मानिए टंग है और ये बकल कैविटी और ये नेजल म्यूकोसा, ये म्यूकोसा है और यहां से आ रहे, तो ये इसके सामने वाला जो हिस्सा होगा ये नेजोफेरिंग्स, और ये ओरल कैविटी के सामने वाला हिस्सा ये ओरोफेरिंग्स और ये लैरिंगोफेरिंग्स, और यहां से ये आ रही है फूड पाइप, ये फूड पाइप है, ईसोफेगस जिसे बोलते हैं, और यहां पर विंड पाइप है जो ट्रैकिया कहलाएगा, और ये इसको कवर करने वाला जो फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे एपिग्लॉटिस बोल रहे हैं, जो कि किसको कवर अप करेगा? वो करेगा कवर अप ट्रैकिया को, ताकि फूड मटेरियल या वाटर कहां ना चला जाए, ट्रैकिया में नहीं चला जाए, विंड पाइप में नहीं चला जाए। तो ये हो गया एपिग्लॉटिस
और नेजल म्यूकोसा के सामने वाला हो गया नेजोफेरिंक्स, और ओरल कैविटी के सामने वाला हो गया ओरोफेरिंक्स, और ये लैरिंग के सामने वाला हिस्सा ये हो गया लैरिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? कॉमन पैसेज प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? फूड, ड्रिंक और एयर के लिए। और इस तरीके से जो लैरिंगोफेरिंक्स है वो लीड करता है कि फूड कहाँ की ओर आगे प्रोसीड करे, फूड प्रोसीड करे ईसोफेगस में। ईसोफेगस माने कि एक 25 सेंटीमीटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि फूड को पैसेज प्रोवाइड करता है। और अब अगर हम लोग बात करें ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? हाईली मस्कुलर है, हाईली मस्कुलर है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि यहां पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो कोई डाइजेशन नहीं होता। जैसे ओरल कैविटी में सेलिब्रियम माइलेज है तो थोड़ा बहुत स्टार्ट का डाइजेशन हो जाता है, लेकिन यहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होते। लेकिन वहां पर म्यूकस सेल होती है ईसोफेगस में, ये जो 25 सेंटीमीटर की नली है जो कि फेरिंक्स से लेकर के स्टमक में खुलेगी, तो ये जे शेप्ड स्टमक है, इसमें खुलेगा ईसोफेगस। तो इसके पास में कुछ सेल्स हैं, गोबलेट सेल्स हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी, जो फूड को, बोलस को क्या करेगा? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए और इजीली वो जो है फूड आगे की ओर बढ़े। तो जो बोलस होगा फूड का, जिसे बकल कैविटी में क्रश किया गया है, उसे सलाइवा के साथ मिक्सअप किया गया है, वो फूड कंटेंट आगे की ओर बढ़ता जाए। तो ये जो बढ़ना है वो म्यूकस के थ्रू होगा। तो क्या सिर्फ म्यूकस ही है जो इस फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है? नहीं, क्योंकि ये हाईली मस्कुलर है, तो इन मस्कुलर में क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन which is known as peristalsis initiate after when food enters into the esophagus, and these wave of contraction and relaxation is known as peristalsis। तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये क्या है? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, जो कि फूड को, बोलस को क्या करता है? पुश फॉरवर्ड टुवर्ड द स्टमक। और ईसोफेगस की जो इंटरनल लाइनिंग है वो सर्कुलर मसल्स जो कि स्फिंक्टर बनाता है, ताकि ईसोफेगस से वो स्टमक में आ जाए फूड, लेकिन वापस यहां से ऊपर की ओर नहीं जा पाए। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है स्टमक के। अब ये हम लोगों ने ईसोफेगस की बात कर ली। अब ईसोफेगस के बाद में अब जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन होगा डील करने का, वो है स्टमक, जो कि अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये थिक मसल्ड